नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के भविष्य की, हम बात करेंगे देश की नींव की। मैं बात करने वाला हूं छात्रों की, स्टूडेंट्स की। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम अपनी युवा शक्ति की बात करते हैं। यह कोरोना काल है, यह संक्रमण काल है, संकट काल है। देश की अर्थव्यवस्था गोता खा रही है। मजदूरों के पलायन, उनकी दिक्कतों पर हमने बहुत चर्चा की। किसानों के दर्द को भी आपके सामने रखा। नौकरियां जा रही हैं, आमदनी में कटौती हो रही है, तनख्वाहें लगातार कट रही हैं। ये तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स वो परेशानी के सबब में है। वो सिविल एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हो, कोई भी सेक्टर की बात कर ली जाए, और हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया है, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो रखी है। कहीं लॉकडाउन है, कहीं मिनी लॉकडाउन है, कहीं वीकेंड पर बंद, कहीं हफ्ते के बीच में बंद। इसके चलते एक असमंजस है, एक अनिश्चितता का माहौल है। लोग अपने पीएफ से, अपनी जमा जोखू से पैसे निकालने लगे हैं। 6 करोड़ पीएफ धारक हैं, उनमें से 1 करोड़ ने 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। बैंकों की अपनी परेशानी है। एनपीए 15% पर चले गए हैं, यानी कि 100 में से 15 लोग वापस पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम परेशानियां हैं, लेकिन एक परेशानी के बारे में कतई चर्चा नहीं हो रही है, और ये चिंता का भी सबब है। ये दुखद पहलू है हमारे नैरेटिव क्रिएट करने का। हम अपने भविष्य, अपने छात्र, अपने बच्चों के बारे में कतई बात नहीं कर रहे। वो परेशान है, वो असमंजस में है। स्कूल खुल नहीं रहे, यूनिवर्सिटीज खुल नहीं रही, और अभी तक पिछले साल के भी जो इम्तिहान हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहता है कि इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री चाहिए तो इम्तिहान देना होगा, और इम्तिहान कराइए। 30 सितंबर तक इम्तिहान कराइए। 390 विश्वविद्यालय हैं देश में, वो इम्तिहान की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जो पिछली गाइडलाइंस आई, ये 6 जुलाई को जारी हुई थी। 22 अप्रैल को यूजीसी ने कहा था कि 31 अगस्त तक परीक्षाएं कराइए, लेकिन 4 राज्य हैं, और उनमें से 2 प्रमुख राज्य हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं अभी हम परीक्षाएं नहीं करा सकते हैं, संक्रमण का खतरा है। यूजीसी कह रहा है इम्तिहान दोगे तभी डिग्री मिलेगी। कुछ राज्य कह रहे हैं अभी इम्तिहान नहीं करा सकते। पिस कौन रहा है इसमें? ये नाक की लड़ाई जो चलती रहती है ना हमारे देश में, न्यू नॉर्मल है, नाक की लड़ाई। केंद्र की एक संस्था होगी, राज्य कुछ अलग कहेंगे, वो कुछ अलग कहेगी, और बीच में पिस जाएंगे छात्र। खास फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, उनको मालूम ही नहीं डिग्री मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इम्तिहान दूंगा तो मैं कैसे दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल से ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन 10 अगस्त से शुरू की, लेकिन वहां पर भी सबब क्या देखने को मिला? नेटवर्क की प्रॉब्लम, वहां पर कंप्यूटर नहीं ढंग से चल रहे। आपने पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट अपलोड कर दी, अपलोड वक्त पर नहीं हो पाई, वक्त खत्म हो गया। अब बेचारे छात्र को यह नहीं मालूम कि मैंने इम्तिहान तो दे दिया, आंसर शीट भी अपलोड कर दी, वो सही वक्त पर अपलोड हुई है नहीं हुई है, मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा नंबर ये दिखाया जाएगा कि हाँ भाई इस छात्र ने इम्तिहान दिया या नहीं दिया। रात को क्या वो सो पा रहा होगा? क्या उसके माँ बाप सो पा रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सभी ने चुप्पी साधी हुई है। और ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज की नहीं है, स्कूलों में भी। स्कूल कब खुलेंगे? कोई राज्य कुछ कह रहा है, कोई राज्य कुछ कह रहा है। मैं उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। हरियाणा में 15 अगस्त से स्कूल खोलने की बात हो रही है, और उसमें भी पहले 10वीं से 12वीं तक के खुलेंगे क्लासेस, फिर 6वीं से 9वीं, 5वीं के खुलेंगे नहीं खुलेंगे, उस पर संशय है। हरियाणा कहता है 15 अगस्त। आंध्र प्रदेश ने 5 सितंबर की तारीख, यह भी अस्थाई तारीख है, वो मुकर्रर की है, तय की है। कर्नाटक 1 सितंबर,
राजस्थान कहता है सितंबर में स्कूल शुरू करेंगे, केरल 31 अगस्त कहता है, असम 1 सितंबर कहता है अस्थायी तौर पर, बिहार 15 अगस्त, लद्दाख 21 अगस्त, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश ने कोई फैसला ही नहीं लिया। तो ऐसे में हमारे छात्र, हमारा भविष्य वो कहां अटका हुआ है? अधर में लटका हुआ है क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पढ़ाई और परीक्षा में इतना कंफ्यूजन क्यों है और शिक्षा पर राज्यों और केंद्र में झगड़ा क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, अनुपम हैं, प्रेसिडेंट हैं युवा हल्ला बोल के, और प्रोफेसर वेद प्रकाश चेयरमैन रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। लेकिन आज मेरे साथ एक खास मेहमान एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़े हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। उन्हें स्क्रीन पर लाइए। मनीष सिसोदिया, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, मैंने कोई गलत जानकारी दी? ये कंफ्यूजन क्यों है, ये असमंजस क्यों है, और इस पर चर्चा भी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि काल तो देखिए संकट का है, अब इससे तो हम नहीं बच सकते, भाग सकते कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोरोना है। लेकिन ऐसे समय में डिसीजन लेना हम सरकारों की जिम्मेदारी है। हम छात्रों के भविष्य को लटका के ना रखें। जितना हम तेजी से डिसीजन लेंगे, छात्रों के पक्ष में डिसीजन लेंगे, उतना छात्रों के भविष्य को हम मदद कर पाएंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने तो डिसीजन लिया कि भाई एक ऐसे सेमेस्टर में जिसमें आपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, वैसे सेमेस्टर में आप कह रहे हो भी हम आपको परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा किस लिए लेनी है? आपको बच्चे की समझ की बात है ना। आपने 4 साल के कोर्स में बच्चे के 7 सेमेस्टर पास करके वो 8वें सेमेस्टर में आया है। तो 8वें सेमेस्टर में जब आपने उसको पढ़ाया ही नहीं और आप कह रहे हो हम आपको डिग्री तभी देंगे जब हम आपके 8वें सेमेस्टर की परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे, ये तो उसके साथ अन्याय है यार। उसको बंद कीजिए ये अन्याय। इनडिसिसिवनेस जो है वो मार डालेगी उस बच्चे को। करता धरता तो आप लोग है ना मनीष, आप हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पिस रहा है बेचारा छात्र, वो तैयारी भी कैसे कर सकता है? आप मुझे बताइए, आप छात्र होते, आप फाइनल सेमेस्टर में होते, आज आप सरकारों को, आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार को आप क्या कहते अगर आप फाइनल सेमेस्टर में होते? मैं बिल्कुल यही कहता, एक छात्र के रूप में भी, और देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूं, एक पिता के नाते भी मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे जब सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहां कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया, ये सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। अंत में जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, बाहर जा रही है बात, तब सीबीएसई को डिसाइड करना पड़ा। आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस परीक्षा में, जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? पर जहां पढ़ाई नहीं हुई तो डिग्री कैसे मिलेगी? अगर मैं काउंटर सवाल आपसे पूछूं, फिर तो वो डिग्री आधी अधूरी हो गई और बहुत से अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो सकती है कि सबको पास कर दिया। एक आपने बेंचमार्क बना दिया, एक एवरेज आपने मार्किंग सिस्टम बनाकर सबको पास कर दिया, फिर तो गधे घोड़े बराबर हो गए। मनीष, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है। और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे। उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कह रहा हूं आपसे कि 4
साल के एग्जाम में आप उसको 7 बार परीक्षा लेके पढ़ा चुके हो, और ये जो अंतिम परीक्षा है जिसको आप अंतिम 8वें सेमेस्टर की परीक्षा कह रहे हो, वो पूरे 4 साल की परीक्षा नहीं होती है, वो भी 6 महीने की परीक्षा होती है। 6 महीने में जो पढ़ाया जाना था उसकी परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ाया ही नहीं उसको कह रहे हो हम तो जिद पड़े हुए हैं जी परीक्षा लेंगे हम आपकी। किस चीज की परीक्षा लोगे? नहीं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहां सवाल ये पूछा कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी है दिल्ली ने या महाराष्ट्र ने, तो वो ओवर रूल करेगी क्या यूजीसी के डायरेक्टिव्स, उनके गाइडलाइंस को? अब उसके लिए हलफनामा देने के लिए और वक्त मिल गया। मतलब कानूनी लड़ाई में हम पिसे रहे हैं, आपस में बैठकर बात नहीं कर सकते आप लोग। मुझे तो लगता है कि यूजीसी को भी चाहिए भाई, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है। केंद्र सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के बच्चों के पक्ष में। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने देश के बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने नौजवानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जब राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया तो केंद्र सरकार अब कह रही है बीजेपी की कि हम नहीं करने देंगे। तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ है या उनके खिलाफ है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी जहां तक बात करें, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कल से ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम्स वहां पर शुरू हो गए। उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट का पहले फैसला आया। अब वहां पर हो भी रहे हैं, पर वो मैं कहूं नहीं भी हो रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज, वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स, आपने अपलोड की आंसर शीट वक्त के बाद हो पाई, समय पर हो नहीं पाई। मतलब ये तमाशा बना हुआ है क्या? बच्चों का बीपी बढ़ाने की प्रक्रिया है क्या? बच्चों को आप असेस कर रहे हो, उनको मार्क्स दे रहे हो, उनको तनाव दे रहे हो। तनाव ही देने की तैयारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं डिसाइड करे, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बैठ के डिसाइड करे, केंद्र में उनकी सरकार है वो बैठ के डिसाइड करे। वो कहे भाई हमारे इंडिसिवनेस की वजह से, हमारे अनिश्चितता की वजह से हम देश के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर ये तनाव नहीं रहने देना चाहते। डिसाइड करें और करें भाई, हो गया। जैसे मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा था, सीबीएसई का एग्जाम दीजिए। 12वीं परीक्षा में, 12वीं की भी स्कूल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है ना। पहले सीबीएसई अड़ा रहा, मतलब केंद्रीय जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी। जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे आप, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा। उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूजीसी जहां है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो आप संकट काल, संक्रमण काल का हवाला दे रहे हैं। और अब मैं यूनिवर्सिटीज से बच्चों पर भी आ जाऊं, उस पर एक और कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि कब खुलेंगे। मैंने बताया, कोई कह रहा है 15 अगस्त से, कोई 31 अगस्त, कोई 1 सितंबर, कोई 15 सितंबर। मतलब क्या पूरे देश में एक पॉलिसी नहीं हो सकती है? स्कूल कब खुलेंगे और खुलने चाहिए क्या, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? अलग अलग राज्यों के नाम पर डाल दो, फिर कह दो शिक्षा तो राज्य का सब्जेक्ट है, अब वो जो कहेंगे वैसा होगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई बच्चों के स्वास्थ्य से, चाहे परीक्षा के नाम पर या स्कूल खोलने के नाम पर, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। अभी बिल्कुल आप दुकान में तो कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप मार्केट में जा रहे हो, दफ्तरों में कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप बस में चलने में 2 गज की दूरी बना के रखो, आप कह रहे हो 40 बच्चे आके एक क्लासरूम में बैठ जाओ, 4-6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई हो जाए। ये तो सोचने की भी अभी जरूरत नहीं है। अभी मुझे लगता है पहले जब तक जिसको कहते हैं ना नियंत्रण में नहीं आ जाए पूरी स्थिति कोरोना को लेके, स्कूल खोलने पे बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। अभी तो दिल्ली सरकार अभी अपने स्कूल नहीं खोलने वाली है। हम नहीं, बिल्कुल अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है। हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट और स्कूल और प्राइवेट लगा के। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। मेरी सरकार आप ये कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे क्योंकि शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति के बाद ये भी ऐलान हुआ है कि नहीं, पहले हम 10वीं से 12वीं वालों के लिए सुबह 8 से 11, फिर 1 घंटे की सैनिटाइजेशन, फिर 12 से 2 स्कूल खोलेंगे, फिर 6ठी से 9वीं वालों के लिए खोलेंगे। आप शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष, आप कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे, अभी कोई तारीख तय नहीं है। हमें दुनिया के कुछ देशों से जहां स्कूल खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि ये कोरोना केवल हमारे देश में तो है नहीं, हमसे पहले कुछ और देशों में आया, उससे पहले कुछ और देशों में आया।
हमें उनसे भी कुछ समझना चाहिए। बहुत सारे देश थे जिन्होंने स्कूल खोलने की कोशिश की। आप स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर बंद करने पड़ गए, इजराइल में बंद करने पड़ गए, कई कई देशों में ये हुआ। संदीप, प्रॉब्लम ये है कि 40 घरों से बच्चे आएंगे, 40 का एक स्कूल में, ये तो एक क्लास की बात मैं कर रहा हूं, एक स्कूल में 2000 बच्चे होते हैं, 2000 अलग अलग जगहों से बच्चे आएंगे, घरों से बच्चे आएंगे। आप कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं कि उन 2000 बच्चों में से कुछ बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे या संभावना नहीं होगी? आप एक झटके में एक स्कूल के 2-3 हजार बच्चों को इन्फेक्ट करने के लिए, और 2000 में से एक बच्चे का पाया जाना तो बड़ी बड़ी संभावना है। आज दिल्ली में जब हम टेस्ट कर रहे हैं, हम 6%, 7% जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें से रोजाना 5-6% लोगों को आ रहा है। अगर 2000 में से 5-6% बच्चों को आ गया तो उसका मतलब अगले दिन 2000 बच्चों को कोरोना हो जाएगा। कैसे रिस्क ले सकते हैं बच्चों के साथ अभी? तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहते हुए न्यूज 24 पर दिल्ली में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। वक्त निकाला, आपने बातचीत की, मनीष सिसोदिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुधांशु त्रिवेदी, ये कंफ्यूजन क्यों, ये असमंजस क्यों? आपके भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सरकारें, इन पर भी क्या राजनीति हावी होगी? इस पर एक क्लैरिटी क्यों नहीं आती? देखिए, मनीष सिसोदिया जी अभी जो बोल रहे थे, संदीप जी, इसमें स्पष्ट रूप से वो शिक्षा मंत्री के रूप में कम और एक राजनेता के रूप में नहीं बोल रहे हैं। बहुत स्पष्ट क्लैरिटी है। जो कक्षाएं अभी शैक्षणिक व्यवस्था और उत्तरोत्तर शैक्षणिक आगे बढ़ने के अंग हैं, उनमें आप पास कर सकते हैं। 7वीं का बच्चा 8वीं में जाएगा, 11वीं का 12वीं में जाएगा, 12वीं का ग्रेजुएशन में जाएगा। अभी तो वो पढ़ रहा है ना। परंतु जो शिक्षा समाप्त करने की स्थिति में आ गए हैं, आप सोचिए, वो पास आउट होने के बाद अभी 40-45 साल काम करेंगे। अब वो जीवन भर ये स्टिग्मा लेके चलेंगे, साहब ये तो कोविड काल में पास हुआ था, इसने तो परीक्षा थोड़ी दी थी, ये तो ऐसे ही पास हो गया। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे पड़ेगा? सर्वाधिक प्रभाव व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर। अब आप ये बताइए, कोई मेडिकल के अंतिम वर्ष का छात्र है जो सर्जरी के किसी फाइनल चीज में उसको होना था, अब अगर वो किसी, मतलब जिसे कहते हैं न्यूनतम परीक्षा भी ना दे जिसमें क्लियरेंस हो और कहते पास कर दिया जाए, इस प्रकार की बात जो लोग कह रहे हैं, वो उसी प्रकार की, वो तो नहीं, उसके पुरानी परफॉर्मेंस को आधार क्यों ना बनाया जाए? ये बात मनीष सिसोदिया कह रहे। किस चीज को आधार? पुरानी परफॉर्मेंस की भाई 8 सेमेस्टर हैं, 4 साल का कोर्स है, 7 सेमेस्टर्स में कैसा किया है उसी को 8वें का आधार मान लिया जाए। हाँ, जो उन्होंने बात कही, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री होकर वो कैसे बात कह रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, 11वीं 12वीं में, 7वीं 8वीं में लागू होता है, क्योंकि अगर उसने वही मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स का एडवांस फॉर्म पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी का एडवांस फॉर्म पढ़ रहा है। पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में तो मेडिकल में उसने शुरुआती वर्ष में एनाटॉमी पढ़ी है, इस समय सर्जरी पढ़ रहा है। अब इंजीनियरिंग में मैं बताता हूं, शुरुआत में तो हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ी है, और फाइनल ईयर में, मैं फाइनल सेमेस्टर में कंप्यूटर्स न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन पढ़ रहा हूं। तो थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर, के हमारे नंबर के बेस के ऊपर हमको कंप्यूटर्स न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन में नंबर दे दिए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये शिक्षाविदों पर छोड़ना चाहिए और उन बच्चों के, मैं बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आई टोटली एग्री विद यू। शिक्षाविदों पर छोड़ दो, पर बातचीत कहां हो रही है? यहाँ तो लड़ाई हो रही है ना, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। कुछ राज्यों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखी है कि हम कोरोना से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कहा जा रहा है भैया एग्जाम तो देना पड़ेगा, कैसे भी दो, चाहे संक्रमित हो जाओ। मतलब ये तरीका है क्या हल निकालने के? दूसरे तरीके नहीं। देखिए, एग्जाम के दूसरे तरीके लगाए जा सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था कर सकते हैं। आज के जमाने में ओपन बुक एग्जाम्स भी होते थे, बहुत सारी तरीके, उस पर भी तो बवाल कटा। डिले किया जा सकता है, सुनिए, सत्र डिले किया जा सकता है। हम लोग छात्र जीवन में थे तो मंडन और मंदिर आया था, सेशन डिले हो गया था, मगर ऐसा नहीं होता कि आप जीवन पर्यंत उसको ये कह देंगे कि इसने तो बगैर पढ़े परीक्षा पास कर ली थी। अच्छा, अभी मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कैंपस इंटरव्यू के लिए बच्चे आए थे और उनका सिलेक्शन हो गया। कैसे सिलेक्शन हुआ? नंबर के बेस पर ही ना, जिसके अच्छे नंबर थे अच्छी कंपनी उसको ले गई। अब यहां नंबर ही नहीं होंगे तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? बता दे मुझे, जितने योग्य शिक्षाविद बैठे हुए। पर इस कंफ्यूजन में छात्र पिस रहा है ना डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। कंफ्यूजन नहीं, यह राजनीति में बहुत स्पष्ट बात है जो मैंने पहला वाक्य कहा। जिन क्लासेस का अभी अगला क्लास बाकी है उसमें आगे दे देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में उसको कोप अप करने के लिए अभी समय है।
जिनका अंतिम चरण आ गया है उन्हें तो एक निश्चित स्तर की परीक्षा या निश्चित स्तर का क्लियरेंस होने के बाद ही डिग्री मिलनी चाहिए। इसमें कहां कंफ्यूजन? आलोक शर्मा, राजनीति हो रही है जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, या कंफ्यूजन है, संकट काल है, आपदा काल है और आपद धर्म यहां पर इस्तेमाल करना होगा? पुरानी परंपराएं, पुराने तरीकों को आप कहें कि यही हम तो लागू करेंगे, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, क्या ये सोच सही है? संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं न्यूज 20 को और खास तौर पर आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने 1.5 से 2 करोड़ बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए विषय को आज उठाया। सबसे पहले आप बधाई के साथ हैं। मार्च में लॉकडाउन हुआ, 4 महीने हो गए, आज हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं कि एग्जाम होंगे कि नहीं। हाँ। और ये राजनीति सारे लोग कर रहे हैं, बीजेपी तो बिल्कुल शांति से बैठी है। संसद खुल नहीं सकती, राजस्थान का एक दिन का सेशन हो नहीं सकता विधानसभा का, लेकिन 2 करोड़ बच्चे एग्जाम देने आए, ये जरूरी है। सुधांशु भाई कह रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि केंद्र ने इतना रायता फैला दिया है, जिस तरह से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ था उसी ढंग से एजुकेशनल मिसमैनेजमेंट हो गया है। इसमें कहीं पर कोई राजनीति नहीं है। सीबीएसई के मामले में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, केंद्र सरकार पार्टी थी, राज्य सरकार तो पार्टी नहीं थी, वहां राजनीति कौन कर रहा था? 100 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जिसमें एमएचआरडी पार्टी है। जब से सरकार आई है इन्होंने सब रायता फैला दिया। अब इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि 6 जुलाई को ऑर्डर आता है और अभी भी एमएचए ने जो है रिप्लाई अपना फाइल नहीं किया है, एफिडेविट फाइल नहीं किया है। ये भी विपक्ष ने कर दिया और राजनीति की वजह से हो गया है। ये एमएचए भी जो है हमारे अंडर ही है। महाराष्ट्र अगर ये कहता है कि हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि भाई सब बीसी से बात की है और वो नहीं चाहते हैं, 5 लाख से ज्यादा केस कोरोना के महाराष्ट्र के अंदर हैं, दिल्ली के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा हैं, 8 से 10 सीएम ने लिख के दे दिया है कि भाई बड़ी दिक्कत है। लेकिन जो व्यापम वाले लोग हैं ना, आज ये पूरी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि साहब ऐसा होगा तो बच्चे का भविष्य। व्यापम में क्या हुआ था देखा था? कल का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर था वो कहां लीक हुआ इनको पता है। एसएससी का पेपर लीक, सीबीएसई के पेपर लीक, और आज ये पट्टी पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से कि अब यहाँ पर जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में दिक्कत होगी। प्रोफेशनल में तो प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल भी कराएंगे क्या मेडिकल की सर्जरी भी कराएंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टेस्ट लैब में भी पहुंच जाएंगे क्या मैकेनिकल वाले बच्चे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से केंद्र सरकार ने ये निर्णय लेने में देरी की, इनकी इनएफिशिएंसी है मंत्री साहब की, और पूरी तरह से आज जो है लगभग 1.5 नहीं, बैठकर बाकी सब बात क्यों नहीं करते? अब सारी चीजें केंद्र पर डाल देंगे, ये भी नहीं चल सकता। लेकिन गंभीर आरोप लगाए हैं सुधांशु। एक मिनट आलोक, पहले 1 मिनट पहले सुधांशु को रिस्पॉन्ड करने दीजिए ना। आपने गंभीर आरोप लगाए सुधांशु, और आपने एग्जाम्पल दिया एडवांस स्टडीज का, आपने मेडिसिन और इंजीनियरिंग का जिक्र किया, तो यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे? सवाल पूछ रहे हैं आलोक आपसे। हाँ, मैं बिल्कुल एक बात कहता हूं, यदि प्रैक्टिकल नहीं तो थ्योरी तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को। हाँ ठीक है, आलोक जी को लगता है उनकी पार्टी में तो वैसे भी बगैर परीक्षा दिए पास होते रहते हैं और नेतृत्व भी पास होता रहता है, वो अलग बात है। अब मैं एक सीरियस बात कहता हूं, उन्होंने कहा संसद नहीं चल पा रही है, विधानसभा नहीं चल पा रही है, और उस समय में हम बिल्कुल कहते हैं छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। पर मैं विनम्रता से पूछता हूं, संसद नहीं चल पा रही है तो किसी विधेयक को बगैर संसद में रखे हुए पारित मान लिया जाए? आप बोलिए हाँ या ना? ऑर्डिनेंस आ सकता है, और लैंड एक्विजिशन बिल पर सुधांशु भाई आप लोग 3 बार ऑर्डिनेंस ला सकते हैं बिना संसद के, वो भी याद है हमें। लेकिन आप व्यापम वाले लोग हैं, आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। मैं संदीप भाई मैं 2-3 आंकड़े रखना चाहूंगा संदीप भाई। बोलिए संदीप भाई, देखिए आज यूपी, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक 50 जिले बाढ़ से डूबे हैं। 100 से ज्यादा जिलों में आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ बाढ़। पहाड़ी इलाकों में भी कंप्लीट डिजिटल डिवाइड है। कल जो एग्जाम हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मेरी 2 बच्चों से बात हुई, क्या क्या प्रॉब्लम आई? नेट कनेक्शन, कंप्यूटर टाइप, कौन सा कंप्यूटर लेके कौन बैठा है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मार्किंग की स्कीम क्या होगी, अपलोड होगा कि नहीं होगा एग्जाम। कंप्यूटर की नॉलेज किसी को है और किसी को नहीं है, किसी की टाइपिंग स्पीड कम है, किसी की ज्यादा है, किसी का हिंदी मीडियम है और किसी का इंग्लिश मीडियम है। अब बीए हिस्ट्री ऑनर्स में अगर फाइनल ईयर का बच्चा एक इंग्लिश में लिख रहा है और एक हिंदी में कर लिख रहा है, मुझे लगता है कई तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। रेगुलर क्लास हुई नहीं, हेल्थ का इशू सबसे बड़ा है, मटेरियल मिला नहीं बच्चों को, लाइब्रेरी बंद है, लेकिन एग्जाम होने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। अब प्रोफेसर वेद प्रकाश स्क्रीन पर। प्रोफेसर वेद प्रकाश, मतलब राजनीति क्यों हावी हो रही है? ये बच्चों के भविष्य का सवाल है
और यहां पर नाक की लड़ाई हो जाएगी कि यूजीसी की डायरेक्टिव फॉलो करो। आप तो यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, ये डायरेक्टिव है, वो डायरेक्टिव भी बदलते रहे, मैंने शुरुआत में बताया। अब 30 सितंबर तक कराने हैं एग्जाम, पहले 31 अगस्त तक कराने थे। ये नाक की लड़ाई से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा प्रोफेसर साहब? देखिए, ऐसा है, इस इशू को हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। उतना कॉम्प्लेक्स ये इशू था नहीं, और इसको अगर सही पर्सपेक्टिव में एनालाइज किया जाए तो सबसे पहले हमें एक तो ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मैंडेट क्या है, वेदर वी आर विद इन द मैंडेट और वी हैव गॉन आउट ऑफ द ब्रीफ इस इशू के ऊपर। दूसरा ये है कि जिस तरीके के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स दिए, आई हैव सीन देम इन द न्यूज़पेपर टुडे, उन आर्गुमेंट्स की टेनेबिलिटी को डिस्कस करने की आवश्यकता है कि हाउ फार आर दे टेनेबल। तीसरा जो है, सारे इशू को एक दफे एनालाइज करने की जरूरत है, जिसमें 4 मुख्य बिंदु हैं। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी उसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी फिजिबिलिटी क्या है, और पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं तो इसको एज एन एकेडमिक आई वुड लाइक टू लुक एट इट, बट बिफोर, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि बिना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक्ट की जानकारी के हम लोग एक तरीके से सब तरीके की बातें कह रहे हैं। उसमें हमें सिर्फ 5 सेक्शंस को देखने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 12, जो कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का फंक्शन क्या है। दूसरा है उसमें सबसेक्शन डी, सेक्शन 12, जो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन किस तरीके की एडवाइजरी इशू कर सकता है, डायरेक्शन नहीं इशू कर सकता, एडवाइजरी कर सकता है। पर यहाँ तो वो कह रहे हैं नहीं, हमारे हिसाब से चलो। होल्ड ऑन, मैं देखिए, आई एम एन एकेडमिक, तो मैं आई एम गोइंग टू एनालाइज इट फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव। तीसरा एक सेक्शन है 14, जो कहता है कि भाई व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंसेस अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एडवाइजरी को यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। और चौथा है सेक्शन 22, जो कन्फर्मेंट ऑफ डिग्री की बात करता है कि डिग्री कौन दे सकता है। जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि भाई डिग्री तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही डिग्री दे सकता है, उस पर मैं बाद में आऊंगा अगर समय मिलेगा। और एक चौथा जो सेक्शन है, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22, जिसमें ये कहते हैं कि कौन सी डिग्री दी जा सकती है, डिग्रीज विच आर स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विद द एक्सप्लिसिट कंकरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने लास्ट के जो 2 पॉइंट दिए हैं ना प्रोफेसर साहब, वही बताइए, डिग्री कौन दे सकता है? लड़ाई इस बात पर हो रही है ना कि इम्तिहान नहीं होंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, यूजीसी कह रहा है हम डिग्री नहीं देंगे। नहीं, मैं बताता हूँ उसको आपको, इसी वजह से मैंने ये इश्यूज उठाए हैं। एक देखिए, एक सीजलेस टसल जो हो रही है पिछले 6 महीनों से चल रही है ये, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड फॉर अस आल्सो एज अ सोसाइटी। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, आपने ऑलरेडी बताया है कि भाई 2 दफा गाइडलाइंस जारी की हैं। एक दफा 29 अप्रैल को की और एक दफा 6 जुलाई को की। 6 जुलाई में कहा कि भाई विद इन सितंबर 2020 आप इम्तिहान कंडक्ट कीजिए जी। अब इसको अवॉइड किया जा सकता था, जो मैंने फंक्शंस की बात की सेक्शन 12 में, सबसे पहले जो रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन है, ठीक है, कि जब सेकंड एडवाइजरी इशू की गई तो बाय दैट टाइम कुछ स्टेट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए। जैसे अभी मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनके 9 डिग्री अवार्डिंग थोड़ा सा ब्रीफ रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा प्रोफेसर साहब। हाँ, तो प्रिसाइज होने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें ऑलरेडी डिसीजन ले लिए। दैट सिचुएशन कुड हैव बीन ऑब्विएटेड, जो आप कह रहे हैं कि अगर यूजीसी ने कंसल्टेशन मैकेनिज्म को जारी रखा होता। अब इसमें 3 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं जो मैं उसमें बता रहा हूँ। एक आर्गुमेंट तो ये आ रहा है कि हाउ कैन स्टेट्स कैंसिल द एग्जामिनेशन व्हेन यूजीसी इज एम्पावर्ड टू कन्फर डिग्री, एंड ऐसी डिग्री जो है वो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होगी। दूसरा एक आर्गुमेंट ये आ रहा है कि यूजीसी अलोन इज एम्पावर्ड टू टेक ए कॉल कि इम्तिहान होने हैं या नहीं होने हैं। अब ये सारे के सारे जो आर्गुमेंट्स हैं, मेरे राय हिसाब से ये बिल्कुल भी टेनेबल नहीं। अच्छा, इसलिए क्यों टेनेबल नहीं है, मैं उसका आर्गुमेंट देता हूं। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट ये कहता है क्लियरली कि डिग्री कन्फर करने का राइट सिर्फ विश्वविद्यालय को है,
and not to anyone else. उसमें यूजीसी कुछ अपना पैर अड़ंगा नहीं अड़ा सकता। मैं आ रहा हूं। तो कंबाइंड है, सेक्शन 22 में एक सबसेक्शन 1 है, एक सबसेक्शन 3 है। तो डिग्री जो है, डिग्री कैन बी अवॉर्डेड ओनली बाय ए यूनिवर्सिटी एंड नॉट बाय एनीबडी एल्स। दूसरा, वो जो डिग्री अवार्ड की जाएगी, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय वन एंड ऑल, सब यूनिवर्सिटीज के द्वारा और सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, सबके द्वारा। सबसेक्शन 3 और सेक्शन 22 ये कहता है कि यूनिवर्सिटीज वही डिग्री देंगी which will be specified by the University Grants Commission with the approval of the central government. तो इसको हम लोग इन दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो कोई भी विश्वविद्यालय है ऐसी डिग्री नहीं दे सकता जो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन डिग्री देने का जो अधिकार है वो सिर्फ विश्वविद्यालय को है। बहुत अहम बात कह रहे हैं। एक मिनट सर, बहुत ही अहम बात कह रहे हैं अनुपम। तो मतलब ये तो नाक की लड़ाई चल रही है। आप डंडा चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, कह रहे हैं हम ही देंगे डिग्री और इम्तिहान कराने पड़ेंगे, राज्य अगर बंद करेंगे तो डिग्री कैसे मिलेगी, हम नहीं देंगे। यहाँ प्रोफेसर वेद प्रकाश चेयरमैन रह चुके हैं यूजीसी के, वो कह रहे हैं ऐसा कर ही नहीं सकते। ये हक, ये अख्तियार तो विश्वविद्यालय का है। दरअसल संदीप भाई, ये पूरा जो कंफ्यूजन और इनडिसीजन पिछले कई महीनों से देख रहे हैं हम लोग, इसने इस एक सिंपल इशू को एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और देखिए, ये मात्र यूजीसी या इससे पहले सीबीएसई भर का मसला नहीं है। हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, एक वायरस का स्प्रेड है जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम ढंग से नहीं रोक पाए। आज हम जानते हैं स्थिति ये है कि हर नए दिन जो नए संक्रमण का मामला है वो पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमको ये पता नहीं कि पीक तक अभी भी हम